ये कहानी लिखी गई है ऐश्वर्या मिश्रा की ओर से। सूटकेस में कपड़े डाल रही थी, तभी फोन की घंटी बजी। देखा तो स्नेहा का फोन था। फोन उठाते ही स्नेहा की आवाज सुनाई पड़ी। हेलो नैना दी, तुम्हारे ही शादी में आने की तैयारी कर रही थी मैं, हंसते हुए बोली। मत कीजिए दी अब तैयारी। उधर से स्नेहा का आवाज भरभराया हुआ सा लगा। क्या हुआ, इसे क्यों बोल रही है, कुछ हुआ है क्या? मैं घबरा कर बोली। हाँ दी, अब मेरी शादी नहीं हो रही। पर क्यों? मैंने आश्चर्य से पूछा। मत, अभी मुझसे कुछ मत पूछिए दी। यह बोलकर स्नेहा ने फोन रख दिया। स्नेहा की बातें और आवाज दोनों सुनकर लगा कुछ सही नहीं है उसके साथ। माना सगी बहन नहीं है, पर इतने सालों तक एक ही मोहल्ले में रहे हैं। हम दोनों का सगी बहन से कम वाला प्यार नहीं उसके लिए। उसके मना करने के बावजूद ही मैं निकल पड़ी स्नेहा से मिलने अपने मायके। घर पहुंची तो माँ से स्नेहा की शादी टूटने का कारण पूछा। माँ ने ही सही नहीं बताया। माँ को भी पूरी बात नहीं पता थी। स्नेहा की मम्मी ने केवल उन्हें इतना ही बताया कि लड़के की चाल चलन कुछ ठीक नहीं है। मैं दोपहर के समय स्नेहा से मिलने उसके घर गई तो देखा घर में एक अजीब सी खामोशी पसरी हुई थी। स्नेहा कहाँ है आंटी? मैं घर में प्रेस करते ही पूछी। तुम कब आई बेटा? आज ही आंटी। इसे वैसे अब स्नेहा कहाँ है? अपने कमरे में। क्या बताऊं बेटा, वो तो किसी से कोई बात नहीं कर रही। आंटी रुआसी होकर बोली। मैं उससे मिलकर आती हूँ। यह बोलकर स्नेहा कमरे में गई। वहां जाकर देखा तो स्नेहा अंधेरे कमरे में बंद पंखे की तरफ लगातार देखे जा रही थी। क्या हुआ स्नेहा, ऐसे क्यों पड़ी हो? न खिड़की खोला है और ना ही बत्ती जलाई है। आप कब आई दी? स्नेहा ने मुझे देखते ही आश्चर्य से पूछा। आज ही। मैंने बताया था ना आपको कि मेरी शादी कैंसिल हो गई है। अरे अपने मायके आने के लिए तुम्हारी शादी का इंतजार करना होगा क्या? टिकट कटा हुआ था इसलिए आ गई। अच्छा चलो ठीक है, आपसे बहुत सारी बातें भी करनी है मुझको। बता, मन की सारी बात बता, मन हल्का करना है। स्नेहा मेरा हाथ पकड़कर बोली। हाँ बता तो हुआ क्या है? दी, आप तो बोलती थी आकाश बहुत ही शर्मीला टाइप लड़का है, सीधा साधा है। 2 दिन पहले तक यही लगता था, जब तक उसकी असलियत नहीं जानती थी। वो गुस्से में बोली। कैसी असलियत? दिखाती हूँ। ये बोलकर उसने अलमारी से एक लिफाफा निकालकर मुझे पकड़ा दी। ये क्या है? खोल कर पढ़िए तो। खोल कर देखा तो दिमाग सन रह गया। किसी रश्मि नाम की लड़की का खत था। चिट्ठी हाथ से नहीं लिखी गई थी, उसे टाइप करने के बाद प्रिंट निकलवा कर भेजा गया था। उसमें आकाश के बारे में अनेक बातें लिखी हुई थी, जिसमें रश्मि ने लिखा था आकाश ने मुझसे शादी का वादा किया और 6 महीने तक लव इन में रहा। अब मुझे धोखा देकर तुमसे शादी करा है। मैं खत पढ़कर लिफाफे को ध्यान से देखने लगी। क्या देख रही हो दी? पढ़कर जान लिया ना असलियत क्या है। शकल से कितना शरीफ दिखता था, पर ऐसा होगा कभी सोचा नहीं था। तुमने इस खत को लेकर आकाश से बात की? मैं क्या बात करती? पापा ने उसके पापा से बात की। पहले तो उसके पापा ने कहा कि उन्हें कोई आइडिया नहीं है, आकाश से पूछ कर ही कुछ बोल पाएंगे। फिर कुछ बोला उन्होंने? हाँ, दूसरे दिन अपने बेटे की कमी छिपाने के लिए जैसी चिट्ठी यहाँ हमारे घर आकाश के लिए लिख कर आई थी, ठीक वैसी ही चिट्ठी हमें भी व्हाट्सएप पर भेज कर दिखा दी। कीचड़ उछा जिसमें मेरे ऊपर कीचड़ उछाले गए थे। कितने बुरे हैं ये लोग। जब इनकी कलई खुली तब मुझे बदनाम करने लगे। अरे इतना ही था तो चिट्ठी उसी दिन दिखाते, पर हमारे बोलने पर वैसी ही चिट्ठी तैयार कर लिया। अच्छा हुआ कि मैं बच गई। जब बचने की खुशी है तो इतना उदास क्यों है? क्या करूं दी? उससे बात करते करते उसके लिए मेरे मन में फीलिंग तो आ ही गई थी। सोचा तक नहीं था कि वो ऐसा होगा। बोलकर वह फपा फपा कर रोने लगी। एक बात मैं पूछूं? हाँ पूछिए दी। आकाश का उसके बाद तुम्हारे पास फोन आया कि नहीं? आया, वो भी कितनी बार, पर मैं उठाई नहीं। उठाकर बात कर लेना चाहिए था। हो सकता है वो कुछ बताना चाहता हो और तुमसे कुछ पूछना चाहता हो। अब क्या फायदा दी, वो भी इतने बड़े धोखे के बाद। अरे तुमने इस लिफाफे को ध्यान से देखा क्या? इसमें भेजने वाले का पता तक नहीं है। तो
उसे क्या हुआ दी? हो सकता है कि वो अपनी पहचान छुपाना चाहती हो। नाम लिखा है, इतना कुछ लिखा है, पर पता छिपाकर पहचान छुपाना कुछ समझ में नहीं आया। जिसने भेजा है उसे ये तो पता होगा कि तुम लोग आकाश और उसके परिवार वालों से इस चिट्ठी के मिलते ही बात करोगे। आकाश का उसके साथ जब इतना गहरा रिश्ता था तो आकाश को उसका पता मालूम नहीं होगा। दी, आप आकाश को अच्छी तरह से जानती तक नहीं, फिर भी आकाश की वकील क्यों बन रही हो? मैं किसी की वकील नहीं बन रही हूँ। मैं तो ये कह रही हूँ कि तुम एक बार आकाश से बात कर लो। बात करके भी क्या हासिल होगा दी? मैं शादी तो अब उससे किसी भी कीमत पर नहीं करने वाली। मत करना शादी उससे। चलो छोड़ ये सब बातें। एक कहानी सुनेगी? अरे, कहानी कौन सी, परियों वाली? अरे नहीं, एक ऐसी सच्ची सी कहानी। हाँ सुनाइए ना। नीलेश भैया और स्मृति दी को जानती तो हो ही तुम। स्मृति दी आपकी सगी बहन और नीलेश भैया हमारे मोहल्ले के रॉबिन हुड। बस इन्हीं दोनों की कहानी। इन दोनों की भला क्या कहानी हो सकती है दी? सुनो तो पहले। हाँ सुनाइए। बात उन दिनों की है जब हम नए नए इस मोहल्ले में आए थे। नीलेश भैया के पापा का ट्रांसफर एक बेहद छोटे शहर में हो गया था। नीलेश भैया के पापा ने अपने दोनों बेटों को यहीं पढ़ने के लिए छोड़कर उस शहर की ओर रुख किया। उसके साथ नीलेश भैया की मम्मी भी गई। जानती हो, अपना यह शहर एजुकेशन हब है, इसलिए नीलेश भैया के बहुत सारे रिश्तेदार पढ़ने के उद्देश्य से उनके घर पर आकर रहते थे। नीलेश भैया को तुम जानती ही हो, कितने अनुशासन प्रिय थे। इस कारण उनके घर में जो भी रिश्तेदार रहता उस पर लगाम रखते। उनके रहते मजाल है उस घर में रहने वाला कोई लड़का मोहल्ले की किसी लड़की को टोक भी दे। यह बात तब की है जब रंजित उनका कजन उनके घर पर रहकर पढ़ाई करने आया, तो जब भी मुझे देखता बात करने के उद्देश्य से जरूर टोकता। मैं शुरुआत से कॉलेज में पढ़ी थी, इस कारण किसी का भी टोक कर बात करना मुझे बुरा नहीं लगता। स्मृति दीदी जितनी सीधी दिखती थी उससे कई ज्यादा मासूम थी, इसलिए बचपन में हम सबकी पंचिंग बैग थी। सबसे ज्यादा मजा तो उन्हें चिढ़ाने में हमें आता था, क्योंकि वो कभी किसी के बात का जवाब नहीं देती थी। नीलेश भैया मुझे अच्छे लगते थे क्योंकि वो हमेशा मुझे अपनी छोटी बहन की तरह समझते थे, हमेशा दूसरों की मदद करते थे। इसलिए मेरी नजर में नीलेश भैया किसी हीरो से कम नहीं थे। मैं अक्सर स्मृति दी से उनकी तारीफ किया करती थी। एक दिन बातों ही बातों में स्मृति दी से बोली, नीलेश भैया की जिससे शादी होगी वो कितनी किस्मत वाली होगी ना, हर मायने में परफेक्ट है, फुल पैकेज। मेरी उस दिन यह बात सुन स्मृति ने हल्के से कहा, तुम्हारे नीलेश भैया मुझे पसंद करते हैं नैना। क्या उन्होंने तुमसे कुछ ऐसा कहा? मैंने उस दिन उनसे आश्चर्य से पूछा। नहीं, पर उनकी हरकत से मुझे ऐसा लगता है। कभी चेहरा देखा है ढंग से आईने में? कहाँ नीलेश भैया और कहाँ तुम? उनकी चॉइस तुम कभी नहीं हो सकती। तभी टोकते हुए स्नेहा बोली, क्यों नहीं नीलेश भैया की पसंद हो सकती स्मृति दीदी? कितनी सुंदर है दिखने में। हो सकती थी, हो सकती थी, बिल्कुल हो सकती थी। दरअसल उस समय मैंने उसकी बात पर ज्यादा दिमाग नहीं लगाया। बात यह थी कि वह इतनी भोली और सीधी थी कि मैं उसे बेवकूफ समझती थी। मुझे लगा था जब नीलेश भैया ने खुद से उसे कुछ बोला नहीं तो उसे गलत फहमी हुई होगी। ऊपर से वो हमारी पंचिंग बैग भी थी, इसलिए बिना बहुत ज्यादा दिमाग लगाए ये बोल दिया था। उस दिन स्मृति दी ने मेरी बातों का कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप दूसरे कमरे में चली गई। एक दिन नीलेश भैया का कजन रंजित ने नीलेश भैया के बारे में ऐसी बातें बताई जो मुझे लगा कि स्मृति दी को बताना जरूरी है। अगर उनके मन में नीलेश भैया को लेकर कुछ गलत फहमी चल रही हो तो पूरी तरह खत्म हो जाए। तभी स्नेहा बोली, आखिर क्या बताया रंजित भैया ने आपको नीलेश भैया के बारे में? यही कि नीलेश भैया की प्रिया नाम की गर्लफ्रेंड है, दोनों के बीच बहुत गहरा वाला अफेयर है। क्या नीलेश भैया की प्रिया नाम की गर्लफ्रेंड थी? जब बेहद मजबूत वाला अफेयर था तो फिर किसी और से उन्होंने शादी क्यों की? सब बताती हूँ, रुक जा, बीच में मत टोक। तू इतनी बेचैन क्यों हो रही है? हाँ बताइए दी। जब उस दिन रंजित ने यह बात बताई तो लगा कुछ बढ़िया न्यूज मिला है। अपनी ही बहन को बेवकूफ साबित करने का घर गई। सबसे पहले स्मृति दीदी को यह न्यूज दी
कि नीलेश भैया की प्रिया नाम की गर्लफ्रेंड है, इसलिए ज्यादा दिमाग ना लगाए नीलेश भैया को लेकर। फिर स्मृति दीदी ने ये सुनकर क्या बोला था? कुछ भी नहीं बोला, एक शब्द भी नहीं। बस यह सुनकर किचन की तरफ चली गई कुछ काम करने। फिर क्या हुआ? अब तो रंजीत रोज नीलेश भैया को लेकर कहानी सुनाने लगा था। जिस नीलेश भैया की छवि मेरी नजर में हीरो की थी, वह एक विलन में तब्दील होने लगी। ऐसा क्या बोला रंजीत भैया ने नीलेश भैया के लिए? रंजीत बोलता है, नीलेश भैया बहुत अच्छे इंसान नहीं है, केवल लड़कीबाजी के चक्कर में रहते हैं। यहाँ तक पढ़ाई में भी उनका मन नहीं लगता। पैसे देकर परीक्षा के पहले प्रश्न पेपर लीक करवाते हैं, फिर परीक्षा देते हैं। कॉलेज जाते हैं तो सिर्फ लड़कियों के चक्कर में। जब से प्रिया से नजदीकियां बढ़ी है, तब से क्लास भी नहीं करते। प्रिया घर पर आती है और वो 2 घंटे साथ गुजारते हैं। कितनी बार सभी कॉलेज से आकर डोरबेल बजाते रहते हैं, पर वो दोनों सब अनसुना कर एक दूसरे में गुम रहते हैं। रंजीत के अनुसार तो वो अपने घर पर रहना नहीं चाहता था, पर मजबूरी में रहता था। कहता था कि मौके की तलाश में हूँ, कब मौका मिले और वह उस घर को छोड़ दे। मैं यह सारी बातें स्मृति दी को रात में बताती थी। वह मुझे रंजीत से बात करने को मना करती थी, पर मैं कहाँ मानने वालों में से थी। रंजीत भैया इतने भोलेपन के साथ बताते तो मुझे नीलेश भैया पर गुस्सा आने लगा था। एक दिन रंजीत ने बताया कि नीलेश भैया प्रिया से बोर हो चुके हैं और परेशान दोनों हो चुके हैं, इसलिए उससे ब्रेकअप के बहाने ढूंढ रहे हैं ताकि नई लड़की को फंसा सके। यह बात भी मैंने स्मृति को बताई। शुरुआत में सारी बातें जो रंजीत नीलेश भैया के बारे में बोलता था, स्मृति दीदी को इसलिए बताती थी क्योंकि मुझे लगता था कि स्मृति दीदी का झुकाव नीलेश भैया की तरफ है। पर बाद में स्मृति दीदी से इसलिए शेयर करती थी क्योंकि मैं नीलेश भैया को अच्छा समझती थी और मुझे उनके बारे में यह पता चलना थोड़ा अटपटा सा लगता था। स्मृति दीदी से यह सब बोलकर अपने मन को हल्का करती थी। यह सच कहूं तो हम लड़कियों में एक गुड़ गुड़ सिंड्रोम होता है। जब कोई बात पता चले और किसी को बता ना ले, तब तक पेट में दर्द होता रहता है। वही मेरे साथ भी था। स्मृति दी से इस मामले में बेटर कोई लगता ही नहीं था क्योंकि वह बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट नहीं करती थी। फिर क्या हुआ? यह सब सुनते सुनते मैंने नीलेश भैया से बात करना बंद कर दिया। यह भी ध्यान नहीं दिया कि कब नीलेश भैया ने भी मुझे टोक कर बात करना बंद कर दिया। वो सब सुनने के बाद मुझे उससे बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं रह गया था। फिर साल दर साल बीतते गए। एक दिन मुझे ऐसी बात पता चली जिसकी उम्मीद भी मुझे नहीं थी। वह बात यह था कि नीलेश भैया मेरी स्मृति दीदी से बहुत प्यार करते थे। क्या? तो फिर वो प्रिया कौन थी? नीलेश भैया की सिर्फ दोस्त, जिसे रंजीत ने उसकी गर्लफ्रेंड बनाकर मेरे सामने ऐसे पेश किया था। पर क्यों? क्योंकि नीलेश भैया सभी पर बहुत अनुशासन रखते थे। रंजीत को लगता था नीलेश भैया सबके बॉस बनते हैं, इसलिए वह उनसे घुंस खाया हुआ था। वह यह अच्छे से जानता था कि नीलेश भैया स्मृति दीदी से बेहद प्यार करते हैं, चाहे वो कितने भी रफ एंड टफ दिखते थे, पर बेहद संकोची स्वभाव के भी थे। और जहाँ प्रेम गहरा हो, वहाँ बोलने में झिझक होना तो स्वाभाविक है। इसलिए चाहकर भी नीलेश भैया अपने दिल की बात स्मृति दीदी से कह नहीं पाए थे। इसी का पूरा फायदा रंजीत ने उठाया और मेरे से वो सब कुछ बोला। जानता था कि मैं ये सब बात घर में अपनी बहन से जरूर डिस्कस करूंगी। जानती हो, वह नीलेश भैया के मन में भी स्मृति दीदी के लिए जहर भर गया था। स्मृति दीदी को ऐसे देखा वैसे देखा, पर उससे उसका क्या फायदा हुआ? हर बात फायदे नुकसान की नहीं होती। उसे गुस्सा नीलेश भैया पर था, इसलिए वह उनसे ऐसे बदला लिया। उन दोनों का प्यार क्या इतना कमजोर था कि किसी की भी साजिश उसे इस तरह से तोड़ दे? बात कमजोर मजबूत की नहीं है, बात चुप्पी की थी। अगर कोई किसी को 10 बार चोर बोले और वो ना हो, तब भी सामने वाले को शक हो जाता है कि वो दोनों संकोची थे। बात कर चीजों को क्लियर करने की जगह चुप रहकर एक दूसरे से दूरी बना लेना उन दोनों को सही लगा। तुम भी तो अभी यही कर रही हो। मैं यह कह रही हूँ, तुम आकाश से भले शादी मत करो, पर एक बार उसकी बात सुन तो लो। हो सकता है कि इसमें भी किसी का कुछ षड्यंत्र हो। अभी मेरी बात छोड़िए,
पहले यह बताइए, जब आपको सच्चाई पता चली है तो आपने सब क्लियर कर दोनों को एक क्यों नहीं किया? बहुत साल हो गए थे, दोनों के रिश्ते भी बिल्कुल अलग, इतने अलग कि दोनों के नाम का एक साथ जुड़ना नामुमकिन हो चुका था। नीलेश भैया की शादी कहीं और, स्मृति दी की भी कहीं और हो चुकी थी। आपने ये सच्चाई बताई दोनों को? स्मृति दी को बताया था। क्या बोली वो? कुछ नहीं। सुनकर काफी देर खामोश रही और बाद में इस पर एक शब्द नहीं कहा। पर मैं खुद को अपराधी महसूस कर रही थी। आप भी कहाँ गलत थी दी? गलती गलत नहीं थी, पर उस साजिश की शिकार तो मैं ही हुई थी ना। इस तरह से बंदूक मेरे ही कंधे पर रखकर चलाया गया था। नीलेश भैया को कितने कान भरे गए थे मैं नहीं जानती, पर स्मृति दी पर अंकुर तो मैंने ही लगाया था। जो बीज एक पौधे का रूप ले सकता है, वहां रंजीत की बात बार बार सुनाकर ओले मैंने ही बरसाए थे। स्मृति दी की तरफ से भावनाएं पूरी तरह से नहीं पनपी थी, पर पनप सकती थी। अपनी बातों से उसे मैंने ही रोक दिया था। इसलिए कह रही हूँ, तुमसे भले शादी मत करो आकाश से, पर एक बार बात कर लो उससे। हो सकता है कि इसमें भी कोई साजिश हो। अगर साजिश नहीं हुई, सब सच रहा, तो भी मन में कहीं कोई संशय तो नहीं रहेगा। अगर साजिश हुआ और सच्चाई बाद में पता चलेगी, तब तुम्हें ही समय बीतने पर बेहद बुरा लगेगा। पर कोई हमारे साथ ऐसा क्यों करेगा? हमारे समाज में बहुत सारे लोग बिना दुश्मनी के दुश्मनी निभाते हैं। तुझे सुन के हंसी आएगी कि मेरी सासू माँ को शादी से पहले मेरी ससुर जी के परिवार से किसी ने नहीं देखा था और ना ही कोई तस्वीर मांगी। बस किसी रिश्तेदार के मुंह से सासू माँ की तारीफ सुनकर शादी तय हो गई। तभी अचानक एक दिन, शादी के 15 दिन पहले, मेरे दादा ससुर मेरी सासू माँ को देखने उनके मायके पहुंच गए, क्योंकि एक पत्र उन्हें भेजा गया था जिसमें लिखा था कि लड़की कानी है, बोली है, कुछ नहीं जानती। पता नहीं क्या क्या लिखा था उस चिट्ठी में। मेरे दादा ससुर उस चिट्ठी के साथ ही सासू माँ के मायके पहुंच गए। उस दिन मेरी सास को देखकर निश्चित हो गए थे। पता है वो चिट्ठी कौन भेजा था? मेरी सास के सगे चाचा ने, और उन्हें वो चिट्ठी भेजने के लिए मजबूर किया गया था मेरी सास की चाची ने, क्योंकि वो लोग चाहते थे अपनी बेटी की शादी वहां करना। हमेशा ऐसा ही जरूरी नहीं है, पर कभी कभी ऐसा होता है। इसलिए हमेशा पूरी बात पता कर लेनी चाहिए। ऐसे मामले में हमेशा जोश से नहीं, होश से काम लेना चाहिए। अब समझ में आया दी, अब सही कह रही थी। यह बोलकर वह किसी को फोन लगाने लगी। आकाश को दी। अब फोन किसे लगा रही हो? आकाश को दी। पूरी अब बात करके ही पूरी सच्चाई पता करनी है। यह बोलकर उसने फोन लगाना शुरू कर दिया। मैं उसे वहीं छोड़कर अपने घर की तरफ रुख कर ली। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। चलो मिलते हैं और नई वीडियो में।